हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। सो गाइस, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है, जिसको हम लोग लॉ के नाम से जानते हैं। हम लोगों का आज का जो चैप्टर है वो है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, आप लोग वहां पे ज्वाइन हो जाओ, वहां पे भी आप लोगों को रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं हम लोग का लॉ। याद रखना, ये जो लॉ है ये हम लोगों का नॉन एमसीक्यू पेपर है। ये क्या है? एक नॉन एमसीक्यू पेपर है। हम लोगों को लॉ को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हम लोगों को इसका आंसर लिखना होगा, ठीक है। पहले एमसीक्यू पेपर था तो आदमी पढ़ के जाता था, टिक लगा के आ जाता था, लेकिन अभी हम लोगों को इसको बहुत ही डीप में पढ़ना है ताकि हम लोग इसका आंसर फॉर्मेशन कर पाए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का जो पहला चैप्टर है वो क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। याद रखना, ये जो ईयर होता है यहाँ पे, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, ये जो 1872 ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है फॉर्मेशन ईयर। जिस साल ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना है उस साल का ईयर ये दर्शाता है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना, इससे तो हम लोगों को पता चल गया कि 1872 को बना या 1872 को लागू हुआ। ये 1 सितंबर 1872 को ये इंडिया में लागू हुआ, ठीक है। 1 सितंबर 1872 को ये होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है। ये होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है। ये अभी क्यों बोल रहे होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है? क्योंकि 370 आर्टिकल का खत्म होने से पहले तक ये होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल था, विदाउट जम्मू एंड कश्मीर, मतलब एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरे इंडिया में लागू हुआ था, ठीक है। लेकिन आज के डेट में जब आर्टिकल 370 हट चुका है तो अब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को इंक्लूड करके पूरे इंडिया में ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल है, ठीक है। तो 1 सितंबर 1872 को ये बना और ये पूरा होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है। अगला 1930 तक 1872 जो है 1 सितंबर 1872 से लेके 1930 तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दो अलग अलग एक्ट को बोलेंगे ये लेके चलता था। एक था कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप। 1930 तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये दोनों, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड और पार्टनरशिप, दोनों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था, ठीक है। लेकिन 1930 में एक नया एक्ट बना जिसका नाम था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोगों का इसका पूरा का पूरा एक्ट हम लोगों को पढ़ना है। और 1932 में 1932 में पार्टनरशिप एक्ट आया। पार्टनरशिप के लिए अलग से एक्ट बना 1932 में, ठीक है। तो वहां से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोटा हो गया, वहां से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट निकल गया और पार्टनरशिप निकल गया 1932 में। इसका सेपरेट एक्ट बन गया। ये दोनों एक्ट हम लोगों को 4th सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो कि 1 सितंबर 1872 से स्टार्ट हुआ या लागू हुआ, होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है। अभी होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है, पहले जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं था, अभी होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है। और 1930 तक कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप इसमें इंक्लूड था। 1930 में सेल्स ऑफ गुड्स अलग हो गया, 1932 में पार्टनरशिप अलग हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से, ठीक है। यहां तक डन है। चलो आगे हम लोग देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है। हम लोग अब चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं किसको भैया? तो कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं एनी अग्रीमेंट
enforceable by law is known as contract. Any agreement enforceable by law is a contract. ठीक है, कोई भी अग्रीमेंट जिसके लिए हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं, हम लोग केस कर सकते हैं, हम लोग पुलिस के पास जा सकते हैं, उस एग्रीमेंट को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, कोई भी अग्रीमेंट जिसके लिए हम लोग लॉ का, कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, लीगल प्रोसीजर में जा सकते हैं, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ठीक है, अब ये अग्रीमेंट क्या होता है? तो ऐसे अगर हम लोग तोड़े तो कॉन्ट्रैक्ट को दो भागों में बांट सकते हैं ना, एनी अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, तो एनी अग्रीमेंट में अग्रीमेंट क्या होता है, किसको बोलेंगे अग्रीमेंट? तो अग्रीमेंट भैया बोलेंगे हम लोग एक्सेप्टेड ऑफर को अग्रीमेंट बोलते हैं। मतलब अग्रीमेंट के लिए दो चीज का जरूरत होता है कि भैया एक इंसान किसी इंसान को ऑफर देता है किसी भी चीज के लिए, और वो ऑफर जब एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग अग्रीमेंट बोलते हैं। हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, पहले तो हम लोग लिख लेते हैं अग्रीमेंट क्या होता है भैया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू अग्रीमेंट। अब समझना, मिस्टर बी एक दुकान में सेल्स मैनेजर है या फिर सेल्स पर्सोनल है। ये मिस्टर बी जो है वो सेल करता है कार। क्या करता है? कार सेल करता है। ठीक है, और हम जो कि, चलो ये मिस्टर बी है ना, तो चलो मिस्टर ए जो है वो कोई भी बंदा है जो गया शोरूम के अंदर। मिस्टर बी मिस्टर ए के पास आया, बोला भैया आप को कार खरीदना है क्या? आपको कार खरीदना है क्या? तो ये बोला हाँ भैया हमको कार खरीदना है। तो ये क्या, ये ऑफर दिया। ये क्या किया? ऑफर दिया। वुड यू वांट टू बाय अ कार? क्या आपको कार खरीदना है? तो मिस्टर ए क्या बोला? यस आई वांट टू परचेज अ कार। तो ये क्या किया? ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो ऑफर जब दिया और उसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये बन गया अग्रीमेंट। तो ये दोनों को जोड़ के क्या बन गया? अग्रीमेंट। तो इससे हम लोगों को एक चीज समझ में आया, अग्रीमेंट कैन बी अ रिटन फॉर्म और वर्बल फॉर्म। मतलब ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। तो अग्रीमेंट किसको बोले? जब किसी चीज का ऑफर दिया जाता है, उस ऑफर को सामने वाला एक्सेप्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे मिस्टर बी मिस्टर ए को ऑफर दे रहा है कि आपको कार खरीदना है। मिस्टर ए बोल रहा है यस आई वांट टू परचेज अ कार। अब ऑफर में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, सिर्फ ये नहीं होता है, आगे में ये बोलेगा कि भैया कार जो है 5 लाख का है, तो ये बोलेगा यस आई वांट टू परचेज अ कार इन 5 लाख। तो पूरा का पूरा जो ऑफर दिया वो पूरा का पूरा ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब कुछ किसी चीज का ऑफर दिए वो एक्सेप्ट करना ही क्या कहलाता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज अग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, अब और एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लो चिंटी को ऑफर किया, भैया चिंटू क्या बोला चिंटी को? चल आज तेरे को हम डेट पे लेके चलते हैं। क्या बोला? चल तेरे को आज डेट पे लेके चले। तो ये ऑफर डाला, ये क्या किया? डेट पे ले जाने का ऑफर दिया। चिंटी बोला ठीक है चलते हैं, तो ये क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। ये क्या किया? ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये बन गया अग्रीमेंट। ये क्या बन गया? अग्रीमेंट। तो आई होप अग्रीमेंट समझ में आ गया। अग्रीमेंट क्या है? ऑफर और जो ऑफर का एक्सेप्टेंस होता है, दोनों को मिला के क्या बनता है? अग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर इज नोन एज अग्रीमेंट। ठीक है, अच्छा, तो क्या अग्रीमेंट हो जाने से ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा क्या? नहीं भैया, अग्रीमेंट हो जाने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अग्रीमेंट के साथ साथ और एक चीज बोला है, एनफोर्सेबल बाय लॉ। भैया ऐसा अग्रीमेंट जो जिसके दम पे हम लोग जा सके पुलिस के पास, कोर्ट के पास, मतलब वो लॉ के नजर में
होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, वो लॉ के नजर में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक लीगल अग्रीमेंट होना चाहिए, तब जाके हम लोग उस के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन ले सकते हैं, हम लोग केस कर सकते हैं, किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन या बोल सकते हैं हम लोग उस पर कार्यवाही कर सकते हैं। ठीक है, तो एनी अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट डन है। चलो अब हम लोग देखते हैं अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंसेस है। क्या देखेंगे, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंसेस है, इससे हम लोगों को और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो डिफरेंस है, डेफिनेशन का डिफरेंस है भैया, इसमें ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू एग्रीमेंट हो जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ, है ना। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस और यहां अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ। अच्छा, यहां हम लोग जो हम लोग एग्जाम्पल देखे थे उसको ही लेके चलेंगे। यहां पे चिंटू जो है, चिंटू जो है वो चिंटी को क्या बोला, डेट पे चलते हैं, ये ऑफर दिया डेट पे जाने का, और चिंटी जो है चिंटू के साथ डेट पे जाने के लिए मान भी गई, एक्सेप्ट कर ली। तो ये क्या क्रिएट हो गया, ये हो गया अग्रीमेंट क्रिएट हो गया। ये क्या हो गया, अग्रीमेंट क्रिएट हो गया। बट यहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, बिकॉज इसके लिए ये लोग का ये इंटेंशन नहीं है कि ये जाके केस ही करे, ये जाके केस कर देगा अगर नहीं गई तो। ये मतलब ये एक तरह का ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है, दैट्स व्हाई दिस इज अग्रीमेंट। लेकिन हम लोग कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलेंगे, जब मिस्टर बी जो है वो कार सेल कर रहा है मिस्टर ए को इन 2 लाख या 5 लाख जो भी है, 5 लाख में कार सेल कर रहा है मिस्टर ए को, यहां कार होगा, यहां 5 है ना। तो यहां पे जब कार बेच रहा है, 5 लाख रुपए ले रहा है, तो ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है। मतलब अब यहां पे इसको कार रिसीव करने का राइट है और इसको 5 लाख रुपया रिसीव करने का राइट है। अगर इस दोनों में से कोई भी एक डिफॉल्टर होता है, मतलब ये नहीं कर पाता है, ये या तो ये पैसा नहीं दे पाता है या पैसा लेने के बाद ये कार नहीं दे पाता है, तो जो भी डिफॉल्ट करेगा वो जाके मतलब उसके जो ऑपोजिट में रहेगा, लेट्स से मिस्टर बी कार नहीं दे पाया और मिस्टर ए 5 लाख रुपया दे चुका है, मिस्टर ए कैन गो टू कोर्ट और मिस्टर बी पे केस कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे अग्रीमेंट जो है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, दैट्स व्हाई दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, इसीलिए अग्रीमेंट है सिर्फ। ठीक है, दूसरा नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। इसमें क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन। अब समझना, अभी जो बोले चिंटू चिंटी के पास जो गया, अब अगले दिन जब जाने का बारी आया, डेट पे जाने का बारी आया, तो चिंटी मुकर गई। चिंटी बोली हमको नहीं जाना है, हमको नहीं जाना तुम्हारे साथ डेट पे। तो अब यहां पे चिंटू केस नहीं कर सकता जाके कि बोलेगा भैया नहीं वो मेरे साथ नहीं गई, हमको केस करना है, ऐसा नहीं बोल सकता है। ठीक है, तो अब यहां पे जो चिंटी मुकर गई, तो अब ये चिंटू जाके केस नहीं कर सकता। मतलब यहां पे लीगल ऑब्लिगेशन कुछ भी नहीं आ सकता है। चिंटी पे जाके पुलिस को पास नहीं बोलेगा कि मेरे को बोलते डेट पे जाना है, अब नहीं जा रही है। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो रहा है। बट यहां पे अगर कार या फिर 5 लाख रुपया, दोनों में से अगर एक भी कोई नहीं दिया, लेट्स से ये 5 लाख लेके कार नहीं देता है या फिर कार लेके ये पैसा नहीं देता है, तो यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन आएगा। ये लोग दोनों में से कोई भी पुलिस के पास जा सकता है अपना राइट मांगने के लिए, फिर कोर्ट के मतलब पुलिस कोर्ट जो भी है लॉ के पास जा सकता है अपना राइट को मांगने के लिए। ठीक है, तीसरा जो है ये बोलता है ऑल अग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ऑल अग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ऑल अग्रीमेंट
आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सारा अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये भी तो अग्रीमेंट है बट कॉन्ट्रैक्ट है क्या? नहीं है, ये अग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। इसी के साथ और एक एग्जांपल अगर हम ले, मान लो बी ए को खाने पे बुलाता है और ए मान जाता है। सेम चीज, ए खाने पे बुलाता है, डिनर पे बुलाया, ऑफर दिया और ये मान गया, एक्सेप्ट कर लिया ऑफर। बट ए जो गया बी के पास, एक दिन गया बी के पास, जिस दिन डिनर का टाइम आया, बी देखा घर बंद करके कहीं जा चुका है, कोई इमरजेंसी आ गया, जो भी आ गया। तो अब यहां पे अग्रीमेंट तो हुआ था, अग्रीमेंट तो हुआ था, बट क्या हुआ, यहां पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। मतलब ये दोनों अग्रीमेंट है, दोनों तीनों ही अग्रीमेंट है, पर तीनों में से तीनों कॉन्ट्रैक्ट है क्या? सो क्या बोले, ऑल अग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सारा अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बट ये अग्रीमेंट है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट भी है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट। क्या बोले, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। तो इससे हम लोग क्या समझे, सारा अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, पर सारा कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट जरूर होता है। मतलब बिना अग्रीमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अग्रीमेंट होने से वो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही होगा। ठीक है, अगला है नॉट बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, देखो भैया, ये दोनों में चिंटू जो चिंटी को डेट पे लेके जाने वाला था, ना तो चिंटी बाइंड है चिंटू के साथ डेट पे जाने के लिए, ना तो चिंटू बाइंड है चिंटी को डेट पे ले जाने के लिए। जरूरी नहीं है कि चिंटू बोल ही दिया तो उसको लेके जाना चाहिए, जिस दिन जाने का मूड हुआ उस दिन कोई काम आ गया वो नहीं गया। ठीक है, तो मतलब क्या, ये बाइंड नहीं है, ये किसी भी, ये अपना काम के लिए या अपना अग्रीमेंट के लिए बाइंड नहीं है, लॉ के द्वारा वो बाइंड नहीं है, उसको वो काम करना ही पड़ेगा। लेकिन यहां पे जो मिस्टर बी है वो ए को उसको कार बेच, वो कार उसको देना ही पड़ेगा क्योंकि वो 5 लाख रुपया लिया है। ठीक है, या फिर ये जो कार लिया है तो मिस्टर ए बाइंड है लॉ के द्वारा कि भैया मिस्टर बी को 5 लाख रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है एट द एंड ऑफ द डे बाइंड होता है। ये क्या होता है, जो भी अग्रीमेंट होता है वो बाइंड होता है कि देना ही पड़ेगा, वो काम को करना ही पड़ेगा। लेकिन अग्रीमेंट बाइंड नहीं होता है, जो भी काम है वो नहीं भी कर सकता है। ठीक है, जैसे कि बी ए को डिनर पे बुलाया, अब हो सकता है डिनर के दिन वो डिनर नहीं प्रोवाइड कर पाया, कोई भी इमरजेंसी आ गया हो, तो ये बाइंड नहीं है कि उसको डिनर करवाना ही पड़ेगा। ये अब सोशल चीज है, अब उसका रेस्पेक्ट जो भी है कम होगा ज्यादा होगा, लेकिन लॉ के नजर में वो बाइंड नहीं है। ठीक है, तो ये है अग्रीमेंट, ये है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा, तो ये इसका चिंता मत करना, आप लोगों को नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, हम लोगों का अगला टॉपिक है एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए किस किस चीज का जरूरत होता है? तो सबसे पहला चीज का जो जरूरत होता है वो होता है अग्रीमेंट का जरूरत होता है ना। हम लोग डेफिनेशंस में ही पढ़े, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन था उसमें ही पढ़े कि भैया एन अग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। तो अग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, मतलब एक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब उसमें ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होगा, मतलब एक बंदा दूसरे बंदे को ऑफर कर रहा होगा, दूसरा उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये होता है अग्रीमेंट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए अग्रीमेंट का होना जरूरी है, ये हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़े, तो इसको हम एग्जाम्पल नहीं दे रहे। आगे चलते हैं, इसके बाद आता है दूसरा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल रिलेशन जो भी है। तो अगला है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मतलब दो पार्टी जो अग्रीमेंट कर रहा है
उसका इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप का। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मतलब मान लो मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी को, मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को डिनर पे इनवाइट किया, डिनर पे इनवाइट किया और ये आने के लिए मान गया, एक्सेप्ट कर लिया, तो अग्रीमेंट तो बन गया। अब समझना, ये ना एक तरह का सोशल अग्रीमेंट है। क्या है? सोशल अग्रीमेंट है। अब जिस दिन डिनर था उस दिन मिस्टर बी तो पहुंच गए, लेकिन मिस्टर ए के घर पे ताला मारा हुआ था, वो वहां पे थे ही नहीं। ठीक है, तो अब इसके लिए मिस्टर बी कोर्ट में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ना तो मिस्टर ए का ना तो मिस्टर बी का इंटेंशन नहीं था इससे लीगल रिलेशनशिप बनाने का। ऐसा मिस्टर ए नहीं बोला था कि भैया तुम आएगा तो हम तुमको खाना खिलाएंगे ही, या फिर ऐसा नहीं था कि हम नहीं, अगर हम नहीं रहेंगे तो तुम कोर्ट में चल जाना। ये लीगल रिलेशनशिप बनाने का कोई इंटेंशन ही नहीं था, इसीलिए ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक तरह का सोशल एग्रीमेंट है। ठीक है, जिसके लिए हम लोग कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, तो हम लोगों को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक लीगल रिलेशनशिप बनाने का इंटेंशन होना चाहिए दोनों पार्टी में। ठीक है, तीसरा लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन समझना, अब यहां ध्यान से समझना, दो एग्जाम्पल दे रहा है, दो एग्जाम्पल में ही क्लियर हो जाएगा। अब ना मिस्टर जो भी मान लो अजय है, वो विजय को एक साइकिल दिया। क्या दिया? साइकिल। उसके बदले ना 3,000 रुपया लिया। ठीक है, और अजय जो है विजय को साइकिल दिया और इसके बदले ना, समझना, इसके बदले ड्रग्स दिया। क्या दिया? ड्रग्स दिया। अब जब अजय साइकिल दिया विजय को और उसके बदले जब 3,000 रुपया दिया, तो करेंसी जो होता है वो तो लीगल है। तो ये जो अजय साइकिल दे रहा है उसके बदले जो कंसिडरेशन दे रहा है, कंसिडरेशन मतलब जो रिटर्न में, जो हम लोग रिटर्न में देते हैं, तो रिटर्न में जो 3,000 रुपया दे रहा है, तो रुपया जो लॉफुल होता है, मतलब करेंसी चलता है, वो लीगल चीज है। लेकिन ड्रग्स जो है वो अनलॉफुल थिंग है। क्या है? अनलॉफुल थिंग है। इसीलिए जब विजय ड्रग्स अजय को दे रहा है तो ये क्या है? अनलॉफुल कंसिडरेशन है। क्या है? ये अनलॉफुल कंसिडरेशन है। मतलब ये लॉ के नजर में सही चीज नहीं है। इसीलिए बोलता है जब भी कोई जो कंसिडरेशन है वो अगर लीगल नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं रह जाएगा। तो जब भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसके बदले जो कंसिडरेशन देंगे वो लीगल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। वो चीज इनलीगल नहीं होना चाहिए। वो अगर इनलीगल होगा तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट इनलीगल हो जाएगा। ठीक है, अगला चौथा, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, देखो भैया ये ध्यान से समझना, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में क्या क्या आता है। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है भैया? पार्टी, जो हम लोगों का दो पार्टीज है, जो अग्रीमेंट में जो दो बंदे थे, वो दोनों बंदा केपेबल होना चाहिए। कैपेसिटी मतलब केपेबल, उस पर क्षमता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने का। तो क्षमता मतलब क्या? दम नहीं। क्षमता होने के लिए तीन चीज देखेंगे। सबसे पहले वो माइनर नहीं होना चाहिए। माइनर नहीं होना चाहिए मतलब एज पर इंडियन लॉ वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए, अबव 18 ईयर का होना चाहिए। दूसरा, वो माइनर नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो ना दिमाग से सही होना चाहिए, बेसिकली साउंड माइंडेड होना चाहिए। साउंड माइंडेड होना चाहिए मतलब वो पागल नहीं होना चाहिए। बेसिक सा मतलब है पागल नहीं होना चाहिए, मतलब उसका दिमागी हालत कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सही होना चाहिए। ठीक है, तीसरा, वो लॉ के नजर में डिस्क्वालिफाइड
इन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, मतलब लॉ के नजर में वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। मतलब मान लो वो ना बैंकरप्ट हो चुका है, बैंकरप्ट मतलब कंगाल हो चुका है, लॉ उसको बोल दिया कि भैया तुम कंगाल है, सर्टिफिकेट मिल गया कंगाली का, बैंकरप्ट का। अब तुम अगर उससे कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये तुम्हारा गलती है, क्योंकि वो लॉ के नजर में कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालिफाइड है। डिस्क्वालिफाइड है मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता है, वो कंगाल इंसान है, वो क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो अगर लॉ के नजर में कोई डिस्क्वालिफाइड है, तुम उसके साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो कैपेसिटी। अगला हम लोगों का लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज मतलब इन सम केसेस हम लोग अभी पढ़े कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओरल भी हो सकता है, मतलब वर्बल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, बट सम केसेस में वो रिटन ही होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग इंश्योरेंस करवा रहे हैं या फिर हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीद या बेच रहे हैं, इसके लिए हम लोग ओरल काम नहीं कर सकते, हमको रिटन ही करना पड़ेगा। तो अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जाने के लिए मेरे को रिटन लीगल फॉर्मेलिटीज करना जरूरी है, तो हम लोगों को वो रिटन में करना ही होगा, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। लेट्स से मिस्टर ए है, मिस्टर बी को लैंड बेचा, क्या बेचा, लैंड 2 करोड़ रुपया में, ठीक है। मिस्टर ए जो है लैंड बेचा बी को, अब बी 2 करोड़ रुपया दे दिया, लेकिन कोई भी रिटर्न फॉर्मेलिटीज नहीं हुआ। बाद में ए जो है बी के पास आया, बोला वो लैंड मेरा है, ठीक है। तो याद रखना बी कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भैया लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं किया है, ठीक है। तो यहां पे देखो अभी तक अग्रीमेंट हुआ, इंटेंशन टू क्रिएट, इंटेंशन भी था, लॉफुल कंसिडरेशन, रुपया दे रहा है, कंसिडरेशन भी सही है, कैपेसिटीज ऑफ पार्टी, दोनों पार्टी का कैपेसिटी भी है कॉन्ट्रैक्ट करने का, बट यहां पे लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं किया, दैट्स व्हाई ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। चलो अगला है लीगल फॉर्मेलिटीज के बाद नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड। मतलब भैया किसी भी तरह से कोई जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कर रहे हैं वो लॉ के नजर में या लॉ उसको इलीगल ना बोलता हो। वॉइड का मतलब क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट को इलीगल ना बोलता हो। अगर लॉ उस कॉन्ट्रैक्ट को इलीगल बोलता है किसी भी तरीके से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। अगला पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, समझना। चिंटू जो है वो चिंटी को बोला, चिंटू को क्या बोला कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लाऊंगा। क्या बोला? मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लाऊंगा। क्या ये पॉसिबल है चांद को तोड़ के लाना? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना। तो ऐसा अग्रीमेंट करेंगे, ऐसा प्रॉमिस करेंगे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जो पॉसिबल हो भैया, जिसको परफॉर्मेंस में लाना, जिसको करना ये पॉसिबल हो, वो पॉसिबल हो, ठीक है। बिना ऐसा कुछ भी नहीं हम लोग अग्रीमेंट कर लेंगे जो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ चांद तोड़ के वो कैसे लाएगा? चांद को तोड़ेगा कैसे? तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटी होना चाहिए, परफॉर्मेंस का पॉसिबिलिटी होना चाहिए, काम होने का पॉसिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। उसके बाद आता है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी, ठीक है। सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? अब ध्यान से समझना। यहां पे जो है राकेश जो है वो रंजन को बोला, राकेश जो है रंजन को बोला भाई तू ना एक काम कर, मेरे को एक बाइक ला के दे, मैं तेरे को
5 लाख या 6 लाख, 5 या 6 लाख मैं दे दूंगा तुमको, तू बाइक ला के दे, 5 या 6 लाख दे दूंगा। तो इस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। भैया क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो है ना सर्टेन अमाउंट नहीं है। 5 या 6 लाख, कौन सा अमाउंट, 5 लाख या 6 लाख, ये सर्टेन होना चाहिए। अगर मान लो यहां पे बोलेगा, बाइक की जगह बोलेगा भाई तू एक काम कर, मेरे को चावल या दाल लेके आ जा, चावल या रोटी कुछ भी लेके आ जा, मैं तेरे को 10 से 15 रुपया दे दूंगा। तो मतलब क्या, यहाँ चावल और रोटी दोनों है, वो उसको, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्टेन नहीं है, एक चीज सर्टेन नहीं है, अलग अलग कुछ भी वो ला सकता है ना। तो इसीलिए बोला सर्टेनिटी होना चाहिए, उसमें एक चीज पूरा कंफर्म होना चाहिए कि वो होगा, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, सर्टेनिटी के बाद आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्या आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब समझना, यहां पे सेम यही एग्जांपल लेते हैं। राकेश और रंजन, राकेश और रंजन मिलके एक प्लान बनाया, एक प्लान बनाया। राकेश और रंजन मिलके एक प्लान बनाता है, दोनों अग्रीमेंट करता है कि भैया हम दोनों मिलके चोरी करेंगे, हम दोनों मिलके चोरी करेंगे, और जो भी होगा आपस में बांट लेंगे, आपस में 50-50 बांट लेंगे। ठीक है, इसके लिए रंजन मान भी गया। राकेश बोला कि भैया हम दोनों 50-50 बांटेंगे, रंजन मान गया। ठीक है, दोनों जाके चोरी करने लगा, रॉबरी करने लगा। तो बेसिकली यहां पे ये अग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। क्यों? इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो ऑब्जेक्ट है, जो इसका ऑब्जेक्ट है, जो करने का पर्पस है, वो लॉफुल नहीं है, वो लॉफुल नहीं है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट का जो पर्पस है क्या वो लॉफुल है। यहां पे पर्पस क्या है, उसको चोरी करना है, चोरी करना है, लॉफुल नहीं होता है। दैट्स व्हाई ये जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल नहीं है, इसीलिए ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट, अच्छा फ्री कंसेंट मतलब क्या होता है? फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि भैया किसी भी तरह का दबाव में आके सामने वाला पार्टी अग्रीमेंट को एक्सेप्ट, मतलब ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है। याद रखना, सामने वाला पार्टी अगर किसी भी चीज के दबाव में आके जो अपना कंसेंट दे रहा है, अगर वो किसी के दबाव में आके दे रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, फ्री कंसेंट कब कब बोलेंगे वो कंसेंट फ्री नहीं है? अगर वो कोर्सन, कॉर्शन मतलब किसी के दबाव में आके, किसी के दबाव में आके अगर वो दे रहा है, किसी के दबाव मतलब जोर जबरदस्ती हम लोग कर रहे हैं। कॉर्शन का मतलब जोर जबरदस्ती, हम लोग जोर जबरदस्ती किसी को, मान लो किसी का पेपर पे हम लोग जोर जबरदस्ती अंगूठा ले रहे हैं, तो वो बाद में अगर वो आदमी बोलता है कि मेरे को जोर जबरदस्ती लिया गया है, तो वो क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अगला है फ्रॉड से लेते हैं। अगर हम लोग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉडुलेंट मैनर में करते हैं, फ्रॉड करके करते हैं, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। अगर हम लोग मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं, अब ये मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है? मान लो मिस्टर एक्स है जो मिस्टर वाई को बोल रहा है कि भैया ये आप कार खरीदो, ये कार ना 1 लीटर में 500 किलोमीटर जा सकता है, 1 लीटर में 500 किलोमीटर जा सकता है। अब मिस्टर वाई जो है उसी कारण की वजह से, याद रखना, अगर वो उसी कारण की वजह से जो वो बोला कि भैया आप 1 लीटर में 500 किलोमीटर जा सकते हैं इस कार से, अगर वो उसी कारण की वजह से कार खरीदा है, ठीक है, तो बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट
वैलिड नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम गलत चीज बोल के, ये अगर कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाके बोलेगा मेरे को मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया, मतलब मेरे को गलत तरह से दिखाया गया, उस सामान को, उस प्रोडक्ट को मेरे को दिखाया गया कि ये 1 लीटर में 50 किलोमीटर नहीं 500 किलोमीटर जा सकता है, ठीक है, मैंने इसी वजह से ये कार खरीदा, अब जा नहीं रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो जाएगा। ठीक है, तो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, जोर जबरदस्ती का नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी तरह का अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। हम लोग किसी के प्रभाव में आके, मतलब वो कर रहा है तो हम भी कर लिए, बाद में हमको पता चला कि नहीं ये तो सही नहीं है, तो किसी के दबाव में आके, किसी के इन्फ्लुएंस में आके हम लोग वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए। हम लोग फ्री कंसेंट से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए या वो कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहिए। अगर फ्री कंसेंट से आता है कोई भी पार्टीज, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हम लोगों का एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो लाइक करो, कमेंट करो, हम लोग ऐसे ही वीडियो आगे बनाते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।